नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों के लिए एक लंबे इंतजार के बाद एक क्लास पशु परिचारक भर्ती को लेकर अपन कंप्लीट बात करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इन सभी के अपन बात करेंगे। सारे टॉपिकों को विस्तार से विश्लेषण से पढ़ेंगे। लेकिन साथियों, इस बार इस बैच में मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज किया है। अब की बार मैं आपको सब्जेक्टिव ना पढ़ा के ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाऊंगा तो सब्जेक्टिव ही, लेकिन पहले पर क्वेश्चन सामने पुट करेंगे, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शनों का एनालिसिस करेंगे। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज इसी ही कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर बात करूंगा। और उससे पहले आप लोगों का स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 100 पर। यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। पशु परिचारक भर्ती के लिए स्पेशल बैच चाहिए, राजस्थान कंप्लीट करवाऊंगा। साथ में ट्रेड के जो क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। आज जैसा कि आप लोग बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने 23 क्वेश्चन यहां लिखे हैं। लेकिन साथियों, आपसे वादा करता हूं कि आपको यहां मैं कम से कम 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। और एक बात की गारंटी और ले लेता हूं, आपको जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा दूंगा वैसा का वैसा एज इट इज पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। 100 क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। 100 के 100 क्वेश्चन में से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो क्वेश्चन छपेगा एज इट इज छपने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। तो दोस्तों, बिना कुछ इंतजार किए ये ना देखें कि किसी अच्छे ऑथेंटिक मतलब कि बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पढ़े। आपको मैं बता दूं, जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत बड़े प्लेटफॉर्म वाले नहीं करते। और अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, डिजिटल पैनल नहीं है कि आप लोगों को अच्छे तरीके थोड़ा सा पैनल में पढ़ाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को भी पैनल में पढ़ने का शौक हो गया है। तो दोस्तों, अभी वो व्यवस्था भी जल्दी ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी व्यवस्था बैठ जाए तो आप लोगों के लिए पैनल की व्यवस्था भी हो जाएगी। दोस्तों, चर्चा करेंगे आज का पशु परिचारक भर्ती 2024, जैसा कि एग्जाम तिथि निर्धारित हो गई है, उसी एग्जाम तिथि को लेकर ही अपन उसी हिसाब से वही टारगेट मानते हुए अपना एग्जाम पूरा सिलेबस आप लोगों का मैं करवाने वाला हूं। साथ ही जो टीम साथी है वो सब आपका सिलेबस करवाएंगे। आपको देखो 17 क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, 6 क्वेश्चन इधर। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से 6 क्वेश्चन आए हैं। बाकी मैं आपको फिर से आपको इस पूरे वीडियो में 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ये ना सोचे गुरुजी आप टाइप करोगे तब तक वीडियो मैंने पहले ही इसकी कर दिया है। दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की, इस मोड की। लेकिन एक रिक्वेस्ट और एक निवेदन आप लोगों से ये है कि मेरा जो भी साथी चैनल पर अभी आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोग जुड़ चुके होंगे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो हम आपसे जुड़ गए हैं। अब आप लोग भरोसा रखें, आपका सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ हम करवा देंगे। शुरुआत करते हैं, आइए बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता की, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन तो आपको सारे दिख ही गए, जिसको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं और सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आते हैं तो ये मान लीजिए कि आप लोगों की तैयारी में बहुत ही अच्छी तैयारी है। अब आपकी तैयारी में 4 चांद लगना बाकी है, जो मैं अब आप लोगों के साथ लगा दूंगा। और वो भी साथी उदास नहीं हो जिनको आंसर नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? एग्जाम में 2 एग्जामों में लगातार पूछा हुआ सवाल है। सारे सवाल जितने भी आप देख रहे हो एग्जाम में आए हुए हैं, और जो नहीं आई हुई है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। पहला पूछा है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अगर बात करें राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं, वो इसमें आंसर हम लगा देंगे आहड़, और साथ में लगा देंगे गणेश्वर, क्योंकि इनमें तांबों की उत्पत्ति हुई है आहड़ और गणेश्वर में। लेकिन सवाल स्पेशली ये पूछा गया है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है। तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, क्या तो इसका आंसर आहड़ है या इसका आंसर गणेश्वर है। तो दोस्तों, मैं अब राइट टिक इसमें करने वाला हूं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कहा है तो मैं आपको बता दूं, गणेश्वर सभ्यता जो आपकी है वो आपकी अब नीम का थाना जिले में है। ध्यान रखें, नया जिला नीम का थाना, समझ गए होंगे। तो नीम का थाना के पास का जो क्षेत्र है वो गणेश्वर सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता वहां की
नीम का थाना जिले से है। और दूसरी बता दूं कि कांतली नदी के किनारे ये स्थित है। ये ध्यान रखें, कांतली नदी के किनारे ये स्थित है। तो कौन सी नदी का सवाल आ जाए तो कांतली नदी। अब एक और, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो वो है कांतली नदी, जिसकी दूर लंबाई है 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। तो साथियों उम्मीद है आपको एक सवाल पूरा समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता, तो दो आहड़ और गणेश्वर दोनों में तांबे से प्राप्त अवशेष मिले थे। और ये जो जमने की बात करी गई है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की किन सभ्यताओं में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श? कहने का मतलब कि ऐसा कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर फर्श जो है, जब जैसे हमारे मकान की फर्श जो होती है वो ईंटों से निर्मित की गई है। तो दूसरा सवाल यहीं से आता है। तो ये इसका जो आंसर रहने वाला है, राइट आंसर वो रहने वाला है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। अब सर जी कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, चाहे कालीबंगा आ जाए, चाहे पीलीबंगा आ जाए, चाहे रंगमहल आ जाए, सबका आंसर एक ही लगा देना है, हनुमानगढ़। क्या आंसर लगा दोगे? हनुमानगढ़। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ है? वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। और अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष कहाँ मिला है? कालीबंगा में। उसके बाद बात करते हैं महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले? महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले? तो आपको सुना होगा आपने बैराट, बैराट आपने सुना होगा, विराटनगर वर्तमान नाम है। और ये मैं आपको बता दूं, तो सभ्य जो मिला है ये महाभारत काल के अवशेष हमें दो सभ्यता से मिले हैं। एक तो मैं बात करूंगा बैराट की। किसकी बात करूंगा? बैराट। कहाँ है साथियों? जयपुर जिले में स्थित है बैराट सभ्यता। बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी आपने खूब सुना होगा, सब बैराट के अंदर स्थित है। वहां महाभारत काल के अवशेष, बैराट सभ्यता के साथ साथ नौ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नौ सभ्यता। कहाँ है नौ सभ्यता? तो भरतपुर में स्थित है और रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। नौ सभ्यता कहाँ स्थित है? रूपा रेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, लेकिन मैंने आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपके अभी तक क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? राजस्थान में शंख लिपि, राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण सबसे ज्यादा किस स्थान पर मिले हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जहां मैं बात कर रहा था शंख लिपि, शंख आपने बहुत सुने होंगे, तो महाभारत जहां से जुड़ा है वहीं से शंख जुड़ा है। तो ध्यान रखें, महाभारत कहां से जुड़ा है? बैराट से। तो या इसको मैं बोल दूं विराटनगर। तो विराटनगर में आपको शंख लिपि के प्रमाण सर्वाधिक या बहुतायत में मिले हैं। अब बात कर लेंगे हम लोग, एक और सवाल आता है हमारे बीच कि सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? सबसे पहले तो सैंधव लिपि क्या है? लिपि का मतलब लिखने का कार्य, लिखने का कार्य। तो सैंधव लिपि किस प्रकार, सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? तो मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूंगा साथियों कि इसमें अपन लिखते थे, जैसे अब मैं बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूं, बाईं ओर से जा रहा हूं दाईं ओर की साइड, लेकिन सैंधव लिपि में होता क्या था? दाईं ओर से शुरुआत करके और बाईं ओर लिखा जाता था। तो इसका आप लिख सकते हो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखना, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखना। आप लोगों को मैं बता दूं, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखने का काम किस लिपि में होता था? सैंधव लिपि में इसका प्रयोग किया जाता था। अब सवाल आ सकता है कि जो सैंधव लिपि है, वो जो सैंधव लिपि है वो किस जिले में है, या कौन सी सभ्यता में सैंधव लिपि पाई जाती थी? ये सवाल आपके दिमाग में साथियों आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सैंधव लिपि है ये आप लोगों की मिलती है कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता में ये आपकी लिपि पाई जाती है साथियों। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब है, किसके द्वारा की गई? बार बार कालीबंगा सभ्यता आ रही है, तो मेरे को लगता है पशु परिचारक भर्ती में कालीबंगा से ही सवाल आप लोगों के आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब है, किसने करी? तो साथियों घबराए नहीं, पूरा एनालिसिस पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पहले तो मैं बता दूं आपको 1953। कब? 1953 में तो इसकी खोज हुई। किसने करी? तो आपने खूब नाम सुना होगा, A.K. घोष। A.K. घोष पे पूरा नाम लिख देता हूं, अमलानंद घोष। कौन सा? अमलानंद घोष ने कब करी? 1953 में
कालीबंगा सभ्यता की खोज करी 1953 में हनुमानगढ़ जिले में। समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? हवन कुंड कितने प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता में? सवाल आया कि कालीबंगा सभ्यता में कितने अग्नि कुंड या कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो आपको बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे देख लीजिए कि ये देख लीजिए कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो ये मान लीजिए 7 चूल्हे पूछे गए भाई। संडे को अलग चूल्हे पे खाना, मंडे को अलग पे, ट्यूसडे को अलग पे, इसी प्रकार से 7 चूल्हे हैं। तो अग्निवेदा याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अग्नि, अब ये मत कह देना गुरुजी की अग्नि वेदिकाओं में खाना नहीं बनता था। ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि 7 दिन के 7 चूल्हे। तो इसी तरीके से याद कर ले कि 7 ही अग्नि वेदिका हमें प्राप्त हुई थी। कितनी अग्नि वेदिकाएं? 7 अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मौर्यकालीन मौर्य मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जहां आपको बौद्ध शब्द दिख जाए सभ्यता से जुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा 99% सटीक तुक्का है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कि मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां मिले हैं? तो जहां बौद्ध दिख जाए, बौद्ध डूंगरी, बीजल डूंगरी, भीम डूंगरी, और कहां स्थित है? बैराठ में। कहां स्थित है? बैराठ में। तो ध्यान रखें, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए हमें? वो बैराठ से हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के है? सवाल आया कि गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो अपन लोग ध्यान रख लेंगे, सीधा सा आंसर है इसका तांबा। ये एग्जाम में छपने वाले सवाल है सारे। तांबा प्रशस्तर युग, तांबा प्रशस्तर युग के गिलोंड सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किस धातु से निर्मित है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण किस धातु से निर्मित है? कहने का मतलब आहड़ सभ्यता, अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन तांबा से रिलेटेड। तो इसका आंसर तो आप लोगों को बिना देखे लगा देना चाहिए था अब तक। तांबा, क्या? तांबा। आहड़ सभ्यता का उपकरण तांबे से प्राप्त है। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि बनास संस्कृति किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि आहड़ संस्कृति में, आहड़ जो आहड़ सभ्यता है उससे प्राप्त संस्कृति को हम क्या कह देंगे? बनास संस्कृति। तो ध्यान रखें, बनास संस्कृति का स्थल से संबंधित है, आहड़ से संबंधित। आहड़ मतलब आज के वर्तमान टाइम में उदयपुर की मैं बात कर रहा हूं। सुनारी सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए? सवाल यही अटक गया, लगातार पढ़ता आ रहा था सुनारी सभ्यता झुंझुनू, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, सुनारी सभ्यता झुंझुनू। ऑप्शन देखा आपकी बार, नीम का थाना, सीकर, चूरू, और हमारा लगा दिया हनुमानगढ़। झुंझुनू हमें देखने को ही नहीं मिला तो समस्या हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि सुनारी सभ्यता के जो अवशेष है, अब साथियों कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको बिना देखे आप लोगों को आंसर लगाना है। एनकेटी, नीम का थाना, नीम का थाना आंसर लगा देना है। सुनारी सभ्यता का भूल कर भी झुंझुनू मत लगा देना। अगर झुंझुनू दिमाग में बैठा हुआ है तो उसे भूल जाओ और दिमाग झुंझुनू जगह सेट कर दो। नीम का थाना, सुनारी सभ्यता। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता जालोर कहाँ स्थित है? ताम्रयुगीन सभ्यता जालोर, जालोर पूछा गया है कि किस जालोर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीधा ये भी सवाल आ सकता है, या ताम्रयुगीन सभ्यता जालोर का बारे में पूछ लिया जाए तो बिना देखे आंख बंद करे आंसर आहड़ का, आहड़ के पास स्थित। आहड़ में ताम्र और जाडोल में ताम्र, तो आहड़ उदयपुर और जाडोल भी कहा? उदयपुर में। समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बौद्ध विहार अवशेष कहां में, किस जिले में मिले? बौद्ध विहार अवशेष, तो अब देखो, अभी एक मैंने बात बोली, जहां बौद्ध दिख जाए ना, बौद्ध, वहां कहा क्या लगा देना है? वो लगा, वहां लगा देना है अपने को। कौन सा? बैराठ। बैराठ किसमें है? जयपुर में। किसमें? जयपुर में। और जयपुर नहीं है फिलहाल, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, और कोटपुतली बहरोड जिले में है। और आंसर पूछ ले कि बौद्ध अवशेष कहां है, किस जिले में, तो कोटपुतली बहरोड जिले में, विराटनगर में। हाँ, विराटनगर या बैराठ में। तो बौद्ध जहां दिख जाए वहां बैराठ आंसर है। ये आंसर आप नोट कर ले आज के टाइम इसी समय। आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है आगाजपुर। क्या नाम करना है?
आगाजपुर, मेदपाट, ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर आपको लगे वो लगा देना है। मेरे ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नोट नहीं किया, लेकिन मेरे ऑप्शन के हिसाब से आगाजपुर इसका राइट आंसर सेट हो रहा है। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। नौहो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने आपको पहले बता दी है कि जहां नौ सभ्यता कहाँ आया था, महाभारत काल के अवशेष। तो नौ सभ्यता मैंने अब आपको बताया कि भरतपुर, और भरतपुर के किनारे कौन सी नदी स्थित है? रूपारेल। बांध की बात करूंगा, अजान बांध। तो ध्यान रखें, तो नौ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रूपारेल नदी के किनारे नौ सभ्यता स्थित है। ये आपके 17 क्वेश्चन, कुछ 6 क्वेश्चन आपके बचते हैं, उनको लेकर और बात करते हैं। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को रोमन एम्पोरा, किस सभ्यता में, किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को क्या कह दिया? रोमन एम्पोरा। अब क्या है रोमन एम्पोरा, ये भी अपन जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों सवाल आप लोगों का आया, उससे पहले एक सवाल के बीच में छूट गया है क्या हमारा? नौ सभ्यता के बाद हमारा कोई सवाल छूटा है क्या? नहीं छूटा। किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों को रोमन एम्पोरा कहा गया? तो आप सीधा ध्यान रखिए, भीनमाल। क्या? भीनमाल। और ये कहां स्थित है? ये है आप लोगों का जालौर में। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है, किस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण है? किस सभ्यता के पास भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण है? तो आप लोगों को पूछ रहे हैं सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण किस सभ्यता में मिला? तो हमें बिना देखे, बिना सोचे समझे सीधा आंसर लगा देना है, बागोर। कौन सा? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता हमें आंसर लगा देनी है। उसके बाद बात करेंगे, खेड़ा सभ्यता के नाम से जाने वाली सभ्यता कौन सी है? खेड़ा सभ्यता के नाम से जाने वाली सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग घबराए नहीं, मैं आपको सीधा बता दूंगा कि खेड़ा सभ्यता है नगर में। कहा? नगर में। और नगर कहाँ है? टोंक। तो खेड़ा सभ्यता को या नगर सभ्यता कह दूं, बात एक ही है। कहाँ स्थित है? तो टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक जिले में ये सभ्यता स्थित है। बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता, बालाथल सभ्यता के खोजकर्ता की बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बालाथल, बालाथल वीएन मिश्र। कितना? वीएन मिश्र। देखो मैंने बालाथल, 4 शब्द, सॉरी 4 अक्षर, 4 ही मैंने लिखे, 1 2 3 4, ऐसे याद कर ले। बालाथल सभ्यता का जो खोज करता है वीएन मिश्र साहब है। नेक्स्ट 22वां सवाल आता है, शैल चित्र और पंचमार्ग मुद्राएं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचमार्ग शब्द हमें दिख जाएगा तो हमें को बिना देखे सोचे समझे आंसर इसका लगा देना है। और लगा दिया साथियों, आंसर क्या लगाया गुरुजी? तो मैंने इसका आंसर लगाया है बैराट। क्या लगाया है? बैराट। इसका उत्तर मैंने लगा दिया है। रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। इसका आंसर भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। अगर इसने वीडियो पूरा देखा होगा तो वो वीडियो पूरा देखा है तो आप लोगों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों ये आज लोगों की आपकी क्लास थी, पशु परिचारक प्राचीन सभ्यता। अभी ये ना सोचे मैंने पूरा करवा दिया प्राचीन सभ्यता, नहीं, एक और वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम है, आप लोगों के लिए बड़ा हो गया है। तो दोस्तों एक और नया वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा पूरी प्राचीन सभ्यता को लेकर। तो ये आज की जानकारी थी दोस्तों। अगर आप लोगों के लिए ये क्लास थी, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर आपका क्या फीडबैक है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट, नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।